Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 15.2 हु कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण निम्नीकरण का कारण कौन है? यू मस्ट बी अवेयर दैट मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज बीन कॉज्ड बाय मैन। आपको मालूम ही होगा कि अधिकांश पर्यावरण निम्नीकरण का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। टेक अ पेपर एंड पेंसिल and list some of the causes you can think of. एक कागज और पेंसिल लेकर लिखिए जिन कारणों को आप सोच सकते हैं। Did you list include the following? क्या आपने जो लिखा, जो आपकी सूची है, लिस्ट है, उसमें ये सब है क्या? अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, टेक्निकल एडवांसमेंट तकनीकी विकास, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दोषपूर्ण कृषि विधियाँ, इम्प्रॉपर पर्सनल हैबिट्स अनुचित व्यक्तिगत आदतें, नेचुरल कॉजेज प्राकृतिक कारण। अब आइए ये जितना हम लोग पढ़े हैं, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्निकल एडवांसमेंट, पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इम्प्रॉपर पर्सनल हैबिट्स, नेचुरल कॉजेज, अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज कॉजेज। आइए इन कारणों के विषय में अधिक जानें। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़े थे क्या? 15.2.1 अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। यू आर अवेयर दैट आवर कंट्रीज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी डे। आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या हर रोज प्रतिदिन बढ़ रही है। दिस लीड्स टू excessive demands on our environment in terms of food, fuels and space. अब देखिए, इसका हमारे पर्यावरण पर भोजन, ईंधन और स्थान की वृद्धि के रूप में अत्यधिक भार पड़ता है। More people means more demand for employment. अब देखिए, अधिक लोगों का अर्थ हुआ रोजगार की अधिक मांग। As a result, more industries, dams, roads एंड रेलवे ट्रैक्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इसके वजह से अधिक उद्योग, बांध, सड़कें और रेल की पटरियां लगाई जा रही हैं। दिस हैज़ लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर एंड अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन। इस कारण औद्योगिकीकरण और व शहरीकरण, झुग्गी झोपड़ियों में वृद्धि, जंगलों में कटौती और अस्वच्छ रिहायशी स्थितियां पैदा हुई हैं। ऑल दीज आर अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट लीडिंग टू इट्स डिग्रेडेशन। ये सब हमारे पर्यावरण पर प्रभाव डालकर इससे के निम्नीकरण का कारण बन रही हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, अनियंत्रित जनसंख्या, लीड्स टू डिमांड फॉर, इसके वजह से क्या होता है, क्या क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए? मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा नौकरी चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। मोर फूड, फ्यूल, स्पेस, खाना ज़्यादा चाहिए, ईंधन ज़्यादा चाहिए, जगह ज़्यादा चाहिए। दिस द डिमांड कॉजेज, अब इसके कारण से क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बनता है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता है। ठीक है। अब डिफॉरेस्ट्रेशन, वनोन्मूलन, मतलब जंगल काटा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण होता है। ये सब के वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरण निम्नीकरण होता है। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देखे थे, स्लम्स। स्लम्स होते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ। एरियाज विच हैव झुग्गीज, टेम्पररी हाउसेस, most inhabited by squatters. These areas lack basic facilities such as water, electricity, drainage and sewage disposal. Squatter is a person who occupies unused land without having a legal right to do so. अब देखिए, झुग्गी झोपड़ियाँ, स्लम्स, जिन क्षेत्रों में झुग्गियाँ, कच्चे मकान आदि होते हैं, वह जिनमें अधिकतर गैर कानूनी कब्जा करने वाले लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में पानी, बिजली, नालियाँ व
मल निकासी का साधन नहीं होता है। भूमि पर कब्जा करने वाला व्यक्ति वह होता है जो खाली भूमि पर अनाधिकृत तौर पर रहता है। ठीक है, अब ये उनका अपना ज़मीन नहीं होता है, लेकिन वो लोग इसमें रहते हैं। आगे देखिए, you can play a role in controlling the population and its consequent ill effect by delaying the birth of your first child by a couple of years and deciding not to get married before the legal age, 18 years for girls, 21 years for boys. आप बढ़ती जनसंख्या को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं, यह निश्चय करके कि सरकार द्वारा मान्य विवाह की आयु 18 वर्ष लड़कियों के लिए, 21 वर्ष लड़कों के लिए से पूर्व आप विवाह नहीं करेंगे, और विवाह के बाद आपका पहला बच्चे का जन्म कम से कम 2 वर्षों के बाद होगा। ठीक है, फिर आता है टेक्निकल एडवांसमेंट, जिसको हम लोग तकनीकी विकास कहते हैं। Today there is technical advancement in all walks of life. New models of cars, telephones including cell phones, and home appliances like washing machines, microwave ovens, etc. are flooding the market. अब देखिए, बोल रहा है आज जीवन के हर क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ है। बाजार में नए मॉडलों की कार आ गई है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, और घरेलू उपकरण जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन आदि से बाजार पूरे भरे पड़े हैं। आवर ऑफिसेज आर फुल ऑफ न्यू गैजेट्स, हमारे ऑफिसों में भी नए उपकरण भरे पड़े हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज विच जनरेट टॉक्सिक केमिकल वेस्ट, harmful gases and radioactive pollutants during their manufacturing process. इन उपकरणों का उत्पादन जिन औद्योगिक इकाइयों में होता है, वहाँ इनके उत्पादन के दौरान रासायनिक अपशिष्ट, हानिकारक गैस और विघटनाभिक प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं। These pollutants kill all form of life in air, water and land. ये प्रदूषक पदार्थ जल, वायु और भूमि पर सभी प्रकार के जीवन को नष्ट कर देते हैं। द स्मोक जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज, माइंस, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब देखिए, कारखानों, खदानों, वाहनों और जहाज़ों से निकलता धुआं ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। Thus, our environment gets degraded by these technical advancement. तो इस तरह से हमारा जो पर्यावरण है वह तकनीकी विकास से उसमें क्षति पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देखे थे, ओजोन लेयर। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ओजोन लेयर इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर of air around the earth which protects us from overexposure to ultraviolet rays of sun, CO2 carbon dioxide, CO कार्बन मोनोक्साइड। ओजोन परत यह पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक सुरक्षित परत है जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से के प्रभाव से बचाती है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, एक चार्ट है, अब उस चार्ट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, बोल रहा है टेक्निकल एडवांसमेंट। ठीक है, जो हमारी तकनीकी विकास हुई है उसके वजह से क्या क्या समस्याएं हुई। न्यूक्लियर वेपन, एटम बॉम्ब, परमाणु हथियार, परमाणु बम बनाए गए जिससे वॉर होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस होता है। ठीक है, किल्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इन एयर, वाटर एंड लैंड, जल, वायु व भूमि के जीवन को खत्म कर देता है। परिणाम स्वरूप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, पर्यावरण निम्नीकरण होता है। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रीज एंड माइंस, कारखाने व खदान, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट निकलता है, हानिकारक रासायनिक अपशिष्ट होते हैं।
अब इनको डम्प्ड और डिस्चार्ज इनटू वाटर और लैंड, अब इनको दबाया जाता है या पानी में बहाया जाता है। अब इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, वाटर डिग्रेडेशन होता है। पानी में डालेगा तो पानी खराब होगा, ज़मीन के अंदर अगर डाल देगा तो ज़मीन खराब हो जाएगा। फिर क्या होता है, इससे हार्मफुल गैस निकलता है, स्मोक, लीड, CO2, CO एट्सेट्रा। हानिकारक गैस होता है, धुआं निकलता है, ठीक है, सीसा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अब ये सब वायु में जाते हैं, लेट आउट इन एयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत की कमी होती है, एयर डिग्रेडेशन, वायु की कमी होती है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसको यातायात कहते हैं। अब इसमें ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल से भी गैसेस निकलता है, एरोप्लेन्स, उससे भी गैस निकलता है, शिप्स ऑयल्स अफेक्ट्स एक्वाटिक फिशेस एंड एनिमल्स, ठीक है। अब जो आपका पानी का जहाज होता है, उससे रिसने वाला जो तेल है वो पानी में रहने वाले मछलियाँ, जीव जंतुओं, इनको प्रभावित करता है। तो हर एक तरह से नुकसान होता जाता है, ठीक है। फिर आता है पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब देखिए, ये तो आप पढ़े होंगे आगे के वीडियोस में, और ये आप काफ़ी समय से पढ़ते आए होंगे कि जो भारत है वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है। तो पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया दोषपूर्ण कृषि विधियाँ। खेती करने का जो तरीका है वो अगर गलत होगा तो भी नुकसान होगा। आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैव ऑल्सो अंडरगॉन चेंजेस। हमारी कृषि विधियों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। Practices like overgrazing, excessive use of chemical fertilizers and pesticides, shifting cultivations, overplowing, and overcropping have led to the hardening of soil and soil erosion. पशुओं के चारागाह, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, झूम खेती, अधिक जुताई और अधिक फसल उगाने से मिट्टी कठोर हो गई है और भूमि अपर्दन हो गया है, खराब हो गया है। द सॉइल हैज स्टार्टेड लूजिंग इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। Thus, soil degradation has become an environmental concern. मिट्टी की उर्वरक और उत्पादन क्षमता में भी कमी हो गई है, अतः यह भी एक पर्यावरणीय चिंता बन चुका है। आगे देखिए 15.2.4 इम्प्रॉपर पर्सनल हैबिट। अनुचित व्यक्तिगत आदतें। हमारी आदतें बहुत गंदी हैं। क्या क्या गंदी आदतें हैं वो हम लोग देखेंगे, उसको सुधारेंगे। Some of our unhygienic personal habits like spitting in public, defecating in the open, bathing and washing clothes near water sources, etc. had led to the degradation of land and water. हमारी कुछ अस्वच्छ आदतें जैसे सार्वजनिक स्थानों पर थूक देना, खुले स्थान पर मल त्यागना, पेशाब कर देना, लैट्रिन कर देना, जल स्रोतों के आसपास कपड़ा धो देना आदि से भूमि व जल निम्नीकरण होता है। Other habits like smoking and playing loud music have led to air degradation. अब देखिए, अन्य आदतें जैसे धूम्रपान करना और तेज संगीत सुनने से भी वायु प्रदूषण होता है। All these together contribute to environmental degradation. अब इन सब को मिलाकर आप पर्यावरण निम्नीकरण कह सकते हैं, इस तरह से होता है। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है। इम्प्रॉपर पर्सनल हैबिट्स, अनुचित व्यक्तिगत आदतें। थूकना, थूकने से लैंड डिग्रेडेशन होता है, भूमि प्रदूषण होता है। ओपन एयर डिफिकेटिंग, आप अगर खुले में पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, तो इससे आपका भूमि गंदा होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, पानी भी गंदा होता है, जल प्रदूषण होता है। बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स नियर वाटर सोर्सेज। अब जहाँ जल स्रोत है, नदी हुआ, तालाब हुआ, ये सब जल स्रोत के पास नहाने से, कपड़ा धोने से वाटर डिग्रेडेशन, पानी गंदा होता है। प्लेइंग लाउड म्यूज़िक, तेज संगीत सुनना, स्मोकिंग, धूम्रपान करना, इससे एयर डिग्रेडेशन होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेचुरल कॉजेज़ के तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कारण। समटाइम्स नेचर ऑल्सो लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन।
कभी कभी प्रकृति भी पर्यावरण को प्रदूषित करती है। Earthquakes and volcanic eruptions give rise to harmful dust, heat, smoke and other harmful gases. अब देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी के फटने आदि से हानिकारक धूल, गर्मी, धुआं और अन्य हानिकारक गैस पैदा होता है। Flood, famines and strong winds lead to soil erosion and destruction of life among human beings, animals and plants. बाढ़, सूखा व तेज हवाओं से भूमि अपरदन होता है और मनुष्य के और जानवरों और पौधों के जीवन की क्षति होती है। In this manner, land, air and water are all affected negatively, leading to environmental degradation. इस प्रकार भूमि, वायु और जल सभी पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वे पर्यावरण निम्नीकरण का कारण बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या क्या है नेचुरल कॉजेज, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, नेचुरल कॉजेज, प्राकृतिक कारण, अर्थक्वेक, भूकंप, गिव्स राइज टू, इससे क्या होता है, अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी, हार्मफुल डस्ट, हीट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस, धूल, गर्मी, धुआं और अन्य हानिकारक गैस होते हैं इससे। फ्लड्स, बाढ़ आना, फमाइन, सूखा पड़ना, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं चलना, सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, प्लांट, मैन एंड एनिमल्स, जीवन की क्षति होती है, वनस्पति में क्षति होती है, मनुष्य की क्षति होती है, जानवरों की क्षति होती है। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो ख़राब होता है। तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, प्रकृति भी जिम्मेदार है, लेकिन प्रकृति से ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मनुष्य खुद है, क्योंकि इंसान ये गलती करता है जिसका उसे बहुत भारी हर्जाना भुगतना पड़ता है।